अमीर और गरीब बहू की गर्मी। कविता हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी एक महंगी सी चमचमाती हुई गाड़ी उसके दरवाजे के आगे रुकती है, जिसके अंदर से महंगा सा लहंगा पहने हुए अमीर बहू बाहर आती है। तो वहीं बैलगाड़ी से उसकी गरीब बहू एक पुराना बक्सा लिए उतरती है। अरे कविता, ये क्या, तेरी एक बहू तो इतनी महंगी गाड़ी से उतर रही है और दूसरी बैलगाड़ी से। तूने तो कहा था तेरी दोनों बहुएं ऊंचे और पैसे वाले खानदान से हैं, मगर तेरी एक बहू तो अमीर और दूसरी गरीब निकली। अपनी पड़ोसन पारो की बात सुनकर कविता को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जिसके बाद वह अपनी अमीर और गरीब बहुओं का गृह प्रवेश करती है। काव्या बहू, सौम्या बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अंदर आने के साथ कविता अपनी अमीरी का शो ऑफ करती हुई कहती है, सासू माँ, पहले आप मेरे दहेज का सामान देख लीजिए और जल्दी से मुझे मेरा बेडरूम बता दीजिए। मुझे इस लहंगे में बहुत गर्मी लग रही है। आरव, काव्या बहू को कमरे में ले जा। देख बेचारी बहू कैसे गर्मी से बेहाल हो रही है। पसीने से भीगी हुई काव्या जल्दी से लहंगा चेंज करके एक शॉर्ट सेक्सी सी नाइटी पहन लेती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी उसकी सास कविता दूध लेकर कमरे में आती है। ची 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 ची, अरे बहू, ये बच्चों वाली फ्रॉक पहनकर क्यों अश्लीलता फैला रही है? सासू मॉम, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने ये नाइटी पहन ली एंड नाउ आई एम कंफर्टेबल। अरे काव्या बहू, गुस्सा क्यों हो रही है? गर्मी है, तू जो चाहे पहन। गुड नाइट मेरी गोरी सुंदर बहू। ये कहकर कविता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अगली सुबह गरीब बहू सौम्या सारी रात गर्मी में काट कर जल्दी उठकर ससुराल की साफ सफाई करके पूजा कर लेती है। ये देखकर सुजीत कहता है, सचमुच सौम्या बहू, तेरे आने से ये घर आंगन तो जैसे जी उठा है। आखिर बहू होती भी घर की लक्ष्मी है। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अंबानी की बेटी को बहुरानी बनाकर लाए हो। तुम्हारे जिद के कारण ये गरीब की बेटी मेरे घर की बहू बनी है। अरे क्या इसके बाप की औकात इतनी भी नहीं थी कि इसे एक डोली में बिठाकर विदा करता, जो इसे बैलगाड़ी में बिठाकर भेज दिया और भरे बारातियों और समाज में हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। भाग्यवान जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा कि तुम क्या ठुकरा रही हो, मगर तब तक कहीं देर न हो जाए। ये कहकर सुजीत वहाँ से चला जाता है और कविता अपनी गरीब बहू से कहती है, क्यों री मेरी गरीब बहू, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? हम दोनों पति पत्नी के बीच कलेश कराकर अब जा खाना बना। गरीब लाचार बहू आंखों में आंसू लिए रसोई में जाने लगती है। तभी कविता चिल्लाकर कहती है, वहीं ठहर जा और खबरदार जो मेरे किचन में कदम रखा। वो गैस चूल्हा तेरे बाप के घर से नहीं आया, आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, तू वहीं खाना बनाएगी। बेचारी बहू भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई की रीत पूरी करती है। कुछ ही देर में चिलचिलाती धूप पूरे आंगन में छा जाती है, जिससे गरीब बहू गर्मी और पसीने से भर जाती है और खाना बनाकर मेज पर लगाती है। सभी खाने की मेज पर हाजिर होते हैं। तभी काव्या शॉर्ट जीन्स और टॉप पहनकर वहां आती है। अपनी बहू काव्या को ऐसे कपड़ों में देखकर घर के मुखिया ससुर गुस्से से कहते हैं, काव्या, ये क्या पहना हुआ है तुमने? तुम्हें कपड़ों का जरा भी ढंग नहीं। सौम्या बहू को देखो, उसने कितने तहजीब से कपड़े पहने हैं। हाँ, आई एम सॉरी ससुर जी, बट इतनी गर्मी में ये 6 मीटर की साड़ी लपेटना मेरे बस की नहीं है। एंड मम्मी जी, मेरे डैडी ने दहेज में मुझे जो एसी दी थी उसे प्लीज मेरे कमरे में सेट कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस गरीब की तरह गर्मी बर्दाश्त नहीं है। गर्मी से कल रात मैं सो भी नहीं पाई थी। काव्या अपनी अमीरी का घमंड झाड़कर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे गुजरते दिन के साथ और भी गर्मी बढ़ने लगती है, मगर बेचारी गरीब बहू का वक्त एक सुबह से रात ढलने तक गर्मी में काम करते करते बीतता। वहीं अमीर बहू सारा दिन एसी की ठंडी हवा में ठाठ से बैठी रहती। सौम्या के साथ ऐसा फर्क भरा बर्ताव देखकर यश कहता है, माँ, सौम्या सारा दिन गर्मी में काम करती रहती है, आप काव्या को कुछ कहती क्यों नहीं? इससे पहले कि कविता यश की बातों का कोई जवाब देती, उसकी अमीर घमंडी बहू उसे भड़काती हुई बोलती है, देख लीजिए मम्मी जी, शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और जेठ जी अभी से जोरू के गुलाम बन गए। यश, तू चिंता मत कर बेटा, काव्या बहू आज से घर के कामों में सौम्या बहू का हाथ जरूर बटाएगी। यश के जाते ही अमीर काव्या कहती है, सासू मॉम, मैं इतना सारा दहेज इसलिए नहीं लेकर आई कि मुझे ससुराल में काम करना पड़े। अरे मेरी प्यारी बहू, तू परेशान मत हो, तू देखती जा तेरी सास अब गरीब सौम्या के साथ क्या क्या करती है। दिन बीतते हैं। फिर एक दिन सौम्या घर का काम खत्म करके जैसे ही खाना खाने बैठती है, तभी अमीर काव्या उसके आगे से खाने की थाली छीन लेती है। ये क्या काव्या, तुमने मेरे खाने की थाली क्यों छीन ली? इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं तो बस मम्मी जी का कहा कर रही थी।
चल मेरी गरीब बहू, खाना बाद में खाना, आज करारी धूप है, जल्दी से इन कैरी को काट कर धूप में सुखा आ। मगर माँ जी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे खा तो लेने दीजिए। अरे कुछ देर और नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, अब चल उठ जल्दी, वरना तेरी खाल खींच लूंगी। बेचारी गरीब बहू कई घंटों तक बिना रुके आंगन में धूप में बैठी कैरी काट कर उन्हें सुखाने के लिए नंगे पैर छत पर जाती है और चिलचिलाती धूप के कारण उसे चक्कर आने लगता है, जिसके बाद सौम्या नीचे आ जाती है। आ गई मेरी गरीब जेठानी, अब आ ही गई हो तो मेरे लिए मिल्क शेक बना दो। काव्या मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे मैंने तेरी तबीयत का ठेका नहीं लिया, ये तेरी सास का हुक्म है, काव्या बहू के लिए जूस बना ला, समझी। गर्मी और पसीने से भीगी हुई बेचारी बहू जूस बनाने लगती है। तभी गर्मी के कारण उसकी आंखों के आगे गर्मी के मारे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे भाग्यवान सुनती हो, डॉक्टर को फोन लगाओ। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आते हैं, इतने में यश भी दफ्तर से लौट आता है। देखिए, गर्मी के कारण इनके शरीर में पानी की कमी हो गई है और इन्हें कमजोरी भी है, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, मैं चलता हूँ। अरे ये डॉक्टर दो एक की दो बढ़ाकर बोलते हैं। एक तो ये गरीब की बेटी दहेज में एक चवन्नी नहीं लेकर आई, ऊपर से आज बिल और कटवा दिया। अरे भाग्यवान, तुम तो हद करती हो। माँ अब बहुत हो गया, जब तक मेरी पत्नी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वो कुछ नहीं करेगी, बस। हाँ ठीक है, मेरी काव्या बहू है ना, सब संभाल लेगी। नॉट एट ऑल सासू माँ, मुझसे इतनी गर्मी में कुछ भी नहीं होगा। इस तरह घमंडी अमीर बहू घर के काम करने से इनकार कर देती है। ऐसे में सारा काम अकेली सास कविता के सर पर आ पड़ता है। सभी का नाश्ता, खाना, सफाई, बर्तन करके गर्मी में एक ही दिन में कविता की हालत पतली हो जाती है। ये रसोई गर्मी और भपके से भर गई है, पता नहीं सौम्या बहू इतनी गर्मी में ये सब कैसे करती थी। ऐसा कहते ही कविता की आंखों के सामने उसकी गरीब बहू की झलक उभर आती है कि कैसे वो सारा दिन भरी गर्मी में भूखी प्यासी एक पांव पर काम करती रहती थी। इतने में अचानक सौम्या वहां आती है। माँ जी आप जाइए, मैं अब ठीक हूँ, मेरे रहते आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। सौम्या बहू मुझे माफ कर देना, काव्या बहू दहेज क्या लेकर आई, मेरा मन लालच से भर गया, इसीलिए मैंने तेरी तकलीफ देखी नहीं, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की सबसे अमीर सास हूँ। मम्मी जी अगर आपका मेलो ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरे लिए फ्रूट सैलेड बनाकर कमरे में ले आइए। काव्या अब से मैं और माँ जी तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए अपना हाथ पैर चलाना सीखो। मम्मी जी आपके सामने आपकी ये गरीब बहू मुझे बातें सुना रही है और आप खड़ी हैं। सौम्या बहू ठीक कह रही है, आज से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और ससुराल के कामों में अपनी हिस्सेदारी भी निभानी होगी। काव्या ये देख सुनकर हैरान होती है कि जो सास उसके लाए गए दहेज के कारण कल तक सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी, आज वो चुप खड़ी थी। उस घड़ी काव्या का अमीर होने का घमंड भी किसी काम नहीं आया। उस दिन से कविता ने अपनी अमीर गरीब बहू को फर्क भरी नजरों से फिर कभी नहीं देखा। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, अमीर गरीब बहू को अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ता। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम दोनों को स्कूल भी जाना है, कहीं देर ना हो जाए, फिर तुम्हें टीचर डांटेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ काजल, जल्दी से खाना खाओ, मेरा तो हो गया। अरे माँ एक दिन लेट हो जाएंगे तो क्या ही चला जाएगा, चलो निकिता चलते हैं। काजल भी खा लेती है, जिसके बाद काजल निकिता के साथ अपने स्कूल पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां पूरे दिन स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करती हैं और स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ वापस घर को लौटने लगती हैं। काजल शाम को तुम मेरे घर पर ही आ जाना, हम दोनों मिलकर एक साथ पढ़ाई करेंगे। आ तो जाती, लेकिन तुम जानती हो ना तुम्हारी मम्मी को मेरा आना पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ हाँ तुमने सही कहा, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम्हारी गरीबी हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आएगी। निकिता बहुत अमीर थी तो वहीं काजल बहुत गरीब थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वहीं देखते ही देखते लड़कपन जवानी के मोड़ पर आ जाता है और अब वो दोनों बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद निकिता और काजल दोनों की माँ उन दोनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। अरे माँ देखो तो सही, इस लड़के के साथ अगर मैंने शादी कर ली तो ये लड़का मेरे साथ चलता हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, लगता है भगवान से कोई मेल एंजल उतरवाना पड़ेगा जिसे तुम पसंद कर सको। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसी मैं हूँ लड़का भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। लड़का तो ऐसा होना चाहिए जिसका दूर दूर तक गरीबों से कोई ताल्लुकात ना हो, और मैं तो चाहती हूँ कि शादी भी निकिता की इतनी दूर हो कि वो फिर कभी अपनी फटीचर सहेली काजल से ना मिल सके।
माया अपने मन में ये कह रही थी कि तभी निकिता को काजल का कॉल आता है और वो उससे बातें करते हुए वहां से चली जाती है। अरे निकिता, कहाँ पर है तू? अभी तक आई नहीं। तुझे पता है ना आज मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और तेरे बिना मैं बहुत इरिटेट हो जाऊंगी। प्लीज जल्दी से घर पर आ जा। ओहो मेरी जान, परेशान क्यों हो रही है? मैं अभी फौरन आ जाती हूँ तेरे घर पर। अरे तेरे लिए तो लड़का मैं ही पसंद करूंगी। कुछ ही देर में निकिता काजल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो लड़के को देखकर पसंद कर लेती है और अपनी सहेली से कहती है, अरे वाह काजल, तुझे तो लड़का बहुत सुंदर मिला है। लगता है तू अपने ससुराल में जाने के बाद बहुत खुश रहेगी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये सुनकर काजल को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में निकिता के लिए भी एक बहुत अमीर घराने से रिश्ता आ जाता है और माया उसका रिश्ता पक्का कर देती है। सबसे पहले निकिता की शादी होती है और वो अपनी शादी के बाद अपनी सहेली काजल की शादी में जाती है। इस प्रकार दोनों सहेलियां शादी करके अपने अपने घर चली जाती हैं। अमीर सहेली की शादी अमीर घराने में और गरीब की गरीब घराने में शादी होती है। शादी के बाद काजल को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ जी, रसोई में तो राशन खत्म हो गया है। खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? अब क्या तू मुझे बनाना चाहती है? नहीं माँ जी, घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया है। जब से रोहन जी की नौकरी छूटी है तब से ही दिक्कत आ रही है। जब से तेरे इस घर में कदम पड़े हैं तब से ऐसा ही हो रहा है। जा अब अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी काजल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी नंद उषा उसके पास आती है और कहती है, अरे भाभी, रोने की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ का भी थोड़ा दिमाग गर्म है क्योंकि घर में परेशानियाँ चल रही हैं। भैया को जैसे ही नौकरी मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है उषा, जब से इस घर में मैं आई हूँ तब से ही माँ जी मुझे किसी न किसी बात पर ताने देती रहती हैं। आज उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पैर ही गलत है, मतलब मैं अपशगुनी हूँ। ओहो भाभी, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, चलो छोड़ो। उषा काजल को गले से लगा लेती है। उषा नंद के साथ साथ काजल के साथ हमेशा एक बहन की तरह रहती। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक से रोहन घर से नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहा होता है। अचानक एक बहुत बड़ी ट्रक से उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहां पर खड़े कुछ लोग रोहन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही इसका पता काजल और उसके ससुराल वालों को चलता है, वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ काजल तुम आ गई। मुझे नहीं पता कि मेरी यह जिंदगी और कितने घंटों या मिनट तक है, लेकिन मैं तुमसे जाने से पहले अपनी एक आखिरी ख्वाहिश बोलना चाहता हूँ। अजी आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? बस आपकी ख्वाहिश हम दोनों मिलकर पूरी करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास अब समय नहीं है काजल, मेरी बस आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी छोटी बहन की शादी किसी अच्छे घराने में करना, ताकि वो हमेशा खुश रहे। इतना कहते ही रोहन भगवान को प्यारा हो जाता है। बेचारी काजल और उसकी सास और उषा उसे मरते हुए देख फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन रोहन के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी काजल के ऊपर आ जाती है। अब मुझे कोई न कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि मैं घर को चला सकूं। काजल को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते घर का दाना पानी तो चला ही जाता है और अब कावेरी काजल को ताने देना भी बंद कर देती है। लेकिन काजल को अपनी नंद की शादी करने की टेंशन बहुत ज्यादा थी। एक दिन अचानक से काजल की सहेली निकिता उससे मिलने उसके घर आती है। मैं तो तुझे यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई है। अब तुझे क्या बताऊं, रोहन जी के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे किसी भी तरह उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी ननद की शादी कच्चे घराने में करूं। तभी उषा निकिता के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उषा को देखते ही निकिता कहती है, अरे मेरी प्यारी सहेली, हम एक घर में शादी तो करके ना जा पाए, लेकिन अब हम अपनी दोस्ती को एक गहरे रिश्ते में बदलेंगे। यानी कि मुझे तुम्हारी ननद बहुत पसंद आई है। मैं अपने देवर का रिश्ता मांगती हूँ, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? निकिता की बात सुनते ही काजल बहुत खुश होती है
और अपनी नंद का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद निकिता अपने ससुराल आकर अपने पूरे परिवार को उषा के बारे में मना लेती है। कुछ ही दिनों में काजल उषा की शादी कर देती है। एक भाभी से ज्यादा तुमने मुझे अपनी बहन की तरह रखा। आज तुम्हारी शादी करके मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने तुम्हारे भैया का सपना पूरा कर दिया। तुम हमेशा उस घर में खुश रहना। अरे काजल, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो अपनी ननद को रोजाना देखेगी और उससे बात भी करेगी। ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे मैंने अपने घर के सामने वाला प्लॉट खरीद लिया है। आज से तुम सभी उसी घर में रहोगे और तू मेरे साथ जॉब करेगी। लेकिन निकिता, ये सब ठीक नहीं है। अब मेरी शादी हो गई है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अब तू मेरी समधन है। समधन तेरे लिए करना तो मेरा फर्ज है। अरे मेरी प्यारी सहेली, तू जरा एक बार ये तो सोच कि अब हम दोनों पड़ोसन भी हो जाएंगी। ये सब सुनते ही काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो निकिता को गले से लगा लेती है। जिसके बाद निकिता काजल के नंद के साथ काजल के घर के सभी सदस्यों को अपने साथ ले आती है। अब दोनों सहेलियां आमने सामने घर के अंदर रहने लगती हैं और उषा भी निकिता के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।